गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। जॉइन करिगले समस्ते और अनेक पिला बाकी अछंती। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 10:05 हां 5 स्टार्ट करे 5 मिनट टाइम 4 हे गला गोटे मिनट देखिए के जन पिला जॉइन करले करले न स्टार्ट करबा। पिला माने काली तमरो केमिकल बॉन्डिंग रो से क्वेश्चन से सेट कर दिया जाइथिला जेतो गोटे भूल होला कोन कि मु भाबितली सोमवार दिन तमरो क्लास अछि सो दैट तुमको मॉर्निंग सेशन में पढ़ाई देले तुम इवनिंग सेशन में तार सब एग्जाम रो क्वेश्चन रो अटेंड कर परिबो बुझिया लागे मु जानि जे मोर क्लास ता शिफ्ट हेक ना मोर मंगलवार रो अछि तो सेति में डी प्रॉब्लम हला अदरवाइज यू विल गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर नॉर्मल जति तमरो पढ़ाबो सेम से तमरो क्वेश्चन आसी ओके से गोटे प्रॉब्लम हला तमरो प्रीवियस क्लास से सेटा होबो नै आगु ओके क्वेश्चन हमर बॉन्डिंग रो कोन पकाइतला बेसिक क्वेश्चन पकाइतला ना एडवांस क्वेश्चन बॉन्डिंग रो पकाइतला माने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्डिंग ये सब विषय पचरा जाइतला ना कि जिनवा जिनस विषय पचरा जाइतला बेसिक जिनस तो मु आई थिंक मु भाबुची बेसिक जिनस तमरा हितिबो और मु कहितली बेसिक जिनसोडा पचरे पकेया पे तमरा फर्स्ट एग्जाम में यस सर बेसिक जिनसोडा पकाइथला ऑक्टेट रूल ऊपर बेसिक करी पकाइथला हां काइना मु कहितली बॉन्डिंग रो किछि बेसिक जिनस पकेया पे सो दैट जदी कारण पढ़ा भी जदी सेति जे न होय तो सो दैट पिला हमर अटेंड करि परियो बिकॉज़ ऑक्टेट रूल रो कांसेप्ट पड़ा पिला नु जणा थिबा दरकार ओके देखो तो पिला माने विजिबल होउची स्लाइड विजिबल यस सर ओके सो वी विल स्टार्ट को जाय पिला माने हम पढितले प्रीवियस क्लास रे को जाय हमर जाइतला प्रीवियस क्लास रे I think we have completed about your yes electromagnetic spectrum hydrogen spectrum emission spectrum absorption spectrum ए सब विषय हमर कंप्लीट हे जेतला नै यस सर so today we will start about the Bohr's postulate photoelectric effect ऊपर करथिली अच्छा photoelectric effect ऊपर के ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारतला तार क्लियर होला तो photoelectric effect ऊपर के जने क्वेश्चन पचारतला ना के मैं फोन करथले कोन करथला मन पड़नी किनु जे पचारतला photoelectric ऊपर क्वेश्चन सब करि परछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऊपर जहा सब क्वेश्चन आछि करि आछि तो एई परछ क्वेश्चन सब जति पढ़ाई सेति भीतर ही क्वेश्चन मैक्सिमम पचारिबो आउ कि वेरिएशन क्वेश्चन नाही बुझि पालो ना नहीं so this is your Bohr's model okay तो Bohr's model of the postulate तार सब कोन सब postulate अछि Bohr's model रो okay तो जॉइन करि गेले पिला समझते ओके ठीक अछि पिला माने बी अटेंटिव विल स्टार्ट मॉर्निंग बेटा ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो वी विल स्टार्ट ऑलरेडी इट इज 10:05 सो वी हैव टू स्टार्ट देखो बच्चों तो प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ऊपर टोटली जितना भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं किस किस फार्मूला के बेसिस पे आते हैं वो सब फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में तो टुडे इज द लास्ट क्लास एंड इट इज बेस्ड अपॉन योर बोर्स मॉडल ऑफ योर हाइड्रोजन ओके हमने रदरफोर्ड को मॉडल को डिस्कस कर दिया था उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल तो देखो बच्चों Niels Bohr in 1913 was the first to explain the quantitatively the general feature of the structure of the hydrogen atom and its spectrum. हमने देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में उसके एनर्जी एक्सचेंज के बारे में कुछ बोल रहा था हमने देखा रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में कुछ बोल रहे थे ठीक है तो ये बोर चले आए बोर आके बोले कि मैं हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्टडी किया हूं और मैंने इनको एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा फीचर्स मेरे को मिला है और वो उन्होंने दिया अपने केमिस्ट्री वर्ल्ड को और आज हम उसे पढ़ रहे हैं ठीक है तो टोटल उन्होंने जितने भी हाइड्रोजन एटम का जितने भी फीचर्स हैं उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स हैं जैसे कि मान लो रेडियस एनर्जी वेलोसिटी टाइम पीरियड फिर एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी बहुत सारा कंसेप्ट ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया उसको कैलकुलेट करके दिखाया क्वांटिटेटिवली समझ रहे हो ये वाला टर्म को क्वांटिटेटिवली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली मींस फॉर्मूलाज मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट दैट वैल्यू इसीलिए हम वहां पे बोल रहे हैं क्वांटिटेटिवली ओके तो नील बोर पहले आदमी थे जिन्होंने क्वांटिटेटिवली सब चीज को दिया हाइड्रोजन एटम के बहुत सारे फीचर्स को जिसको हम कैलकुलेट कर पाए और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने क्लैरिफाई दिया सो he used the Planck's concept Planck's के concept को उन्होंने यूज किया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा हुआ था Planck's concept में क्या पढ़ा हमने Planck's क्वांटाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एमिट होता है
the energy which is absorbed or emitted, it will occur in the form of small packets of energy. छोटे छोटे पैकेट के अंदर एनर्जी इधर ट्रांसफर होता है, इधर इमिट होता है, नहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. ओके, और उसको हम बोलते हैं क्वांटम, और लाइट के केस में उसको हम बोलते हैं फोटोन. ओके, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में अभी अभी हमने पढ़ा. ओके, सो लेकिन दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स. जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है आज के हिसाब से, जब तुम फिजिक्स में जाओगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, वो क्वांटम मैकेनिक्स है. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स है. कैसे न्यूक्लियर मॉडल के अंदर वहां पे कैसे पार्टिकल वहां पे डिस्चार्ज होता है, किस तरह से मास का एक्सचेंज होता है, मास डिफेक्ट किस तरह से एनर्जी में कन्वर्सन होता है. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स. तो ये सारा जो चीज है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये प्लैंक्स कांसेप्ट से काम नहीं होने वाला. समझ रहे हो? क्वांटम मैकेनिक्स एक वास्ट फील्ड है, और उसके अंदर ये प्लैंक पहले आदमी थे जिन्होंने ये एनर्जी के कांसेप्ट को दिया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. और ये जो क्वांटम वर्ड था इन्होंने ही दिया था, प्लैंक ने. ठीक है, लेकिन और बहुत सारा चीज था जिसको हम प्लैंक्स कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और वो जो कमी थी उसमें, उसको फुलफिल किसने किया? बोर्स मॉडल ने. ओके, तो देखते हैं किस तरह से हमने बोर्स मॉडल को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, और एग्जाम के अंदर किस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, देखो, तो ये था तुम्हारा बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट. बेटा बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं. ओके, कोई भी मॉडल ले लो. जब तुम कोई साइंस एग्जीबिशन में जाते हो, मानी नहीं हो तुम्हें कोने साइंस एग्जीबिशन को जाइछो, गोटे प्रोजेक्ट देइछो, तो प्रोजेक्ट देला बेले बहुत गुडे पोस्टुलेट सेते लिखिछो जे एई जिंसटा एया हबो, एई जिंसटा जदी एमिति हुए ताले ए भलिया हबो. बुझि होछि ना नहीं? तो तार सब विभिन्न प्रकार अजम्पशन अछि. तो सेही भलिया कोन कले ना, बोर जेतेबेले गोटे हाइड्रोजन एटम रा मॉडलटा देइचंती, तो सिए भी अनेक गुडे पोस्टुलेट देइथिले. तो सेही सब पोस्टुलेट गुडा को पिला माने हमें प्रथमे डिस्कस करिया. तो पिला माने देखो, फर्स्ट पॉइंट रे लिखिछि सिए, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. Okay, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है हाइड्रोजन एटम के अंदर? इट कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है विथ ए फिक्स्ड रेडियस, जिसका रेडियस फिक्स्ड होता है. ओके, मान लो ये पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये फिक्स्ड है. ओके, वो फिक्स्ड रेडियस के अंदर और फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. These paths are called as the orbits. ये उन्होंने बोला, ऑर्बिट वाला जो नाम था इन्होंने दिया. These paths are called as your orbits. स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट, इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं और अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. Concentrically means single center, मतलब बहुत सारे सर्कुलर पाथ है लेकिन उनका सेंटर एक ही है, इसलिए हम उनको बोलते हैं concentrically around the nucleus. तो इलेक्ट्रॉन हमें क्या पता लगा यहाँ से, फर्स्ट पोस्टुलेट से, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन किस में घूमता है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ का एक फिक्स्ड रेडियस होता है और उसका एनर्जी भी फिक्स्ड होता है, और उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट और अलाउड एनर्जी स्टेट. उसी में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. बेटा क्लियर हुआ? दिस इज योर फर्स्ट पोस्टुलेट. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. वेरी थियोरेटिकल चीज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को. यहाँ पे देखो बेटा, see here, the energy of an electron in the orbit does not change with time. बोला मैंने, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ओके, the energy of an electron in the orbit does not change with time. मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. The energy of the electron, it is not variable. However, when the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state or higher orbit, when the required amount of energy is absorbed by the electron. जब क्या बोला उसने, जब इलेक्ट्रॉन will move from a lower stationary state, लोअर स्टेशनरी स्टेट से जब ये हायर स्टेशनरी स्टेट के अंदर जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर जाता है,
तो वहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब ऑब्जर्व करता है? जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को जा रहा है। ओके, समझे? लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को जा रहा है, नहीं तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को जा रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ओके, then energy is emitted. Energy is emitted when the electron moves from higher stationary state to the lower stationary state. जब ये हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट में आता है, नहीं तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, नहीं तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वहां पे ये एनर्जी को एमिट करता है। ओके, so the energy changes does not take place in a continuous manner. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, कि जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है। इट occurs in the form of small packets of energy which is called as the quantum and that is called as your Planck's quantum theory. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर, कि जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो ऑब्जर्व हो या चाहे वो एमिट हो, जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी में होता है, छोटे छोटे पैकेट में होता है, और उसको हम बोलते हैं क्वांटम। बेटा सबका क्लियर हुआ क्या? ये पोस्टुलेट से हमने क्या सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। जैसे कि मान लो यदि मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 सेकेंड नंबर ऑर्बिट से यदि थर्ड नंबर ऑर्बिट को ट्रांजिट कर रहा है, यदि जा रहा है, तो वहां पे एनर्जी ऑब्जर्व होगा या एमिट होगा? लोअर से हायर को जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 सर Observe. ऑब्जर्व होगा। को जा रहा है, Observe. एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वहां पे ऑब्जर्व होगा। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेशनरी स्टेट या हायर ऑर्बिट से जब ये लोअर ऑर्बिट में जाता है, तो वहां पे एनर्जी एमिट होता है, Release Okay. करता है. Okay, so this is the things from this second postulate. Now we'll go to the next postulate. See here students, so Bosch model for your hydrogen, यहाँ पे और कुछ चीज दिया गया है। देखो बच्चों, the frequency of the radiation absorbed or emitted, मतलब हमने पढ़ा जो भी एनर्जी ऑब्जर्व होता है या जो भी एनर्जी रेडिएट होता है, it will occur in the form of radiation, वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है, और एक पर्टिकुलर रेडिएशन का एक डेफिनेट वेवलेंथ होता है और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो उन्होंने बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑब्जर्व्ड, मतलब रेडिएशन ऑब्जर्व्ड मींस एनर्जी। ओके, रेडिएशन मींस एनर्जी, जो एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है या एनर्जी एमिट हो रहा है, इट विल ऑकर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वही चीज को वो बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑब्जर्व्ड और एमिटेड when the transition occurs between the two stationary state, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी वहां पे एमिट करता है या रेडिएशन वहां पे एमिट करता है, नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर को जाता है तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है दो स्टेशनरी स्टेट के अंदर, तो एनर्जी का डिफरेंस तो वहां पे आएगा। अरे समझ रहे हो, एनर्जी का डिफरेंस तो वहां पे आएगा। मतलब ये मान लो तुम्हारा ऑर्बिट है, n इज इक्वल 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, तो उन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस तो आएगा। मान लो यहाँ पे E2, एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट इज E2 एंड एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट इज E3। अरे आएगा या नहीं? यस सर। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या मैं उसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यस सर। ओके, डेल्टा ई से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो डेरिवेशन दिया गया है वो E2 और E1 लेके दिया गया है, वही चीज है। डेल्टा ई का मतलब एनर्जी डिफरेंस, वही चीज को वो बोल रहा है। उसने बोला that differs in the energy by delta E is given by, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया, जिससे तुम क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन तुम्हारा ऑब्जर्व हो रहा है नहीं तो एमिट हो रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी को तुम कैलकुलेट कर पाओगे उस कंसेप्ट से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? जो डेल्टा ई है, जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को यदि तुम प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ वहां पे डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ओके, so here E1 and E2 are the energies of the lower and higher allowed energy orbit or state. This expansion is commonly known as Bohr's frequency rule. इसको हम Bohr's frequency rule बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्बिट से और दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और यदि वहां पे एनर्जी रेडिएशन ऑब्जर्व होता है या एमिट होता है,
तो वो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दैट फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन इट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इन द एसआई यूनिट? एच का वैल्यू कितना है? 6.62 × 10⁻34 6.6 × 10⁻34. What is the unit? जूल Joule इनटू second. Joule सेकंड। into second. वेरी गुड, जूल इनटू सेकंड। इसी चीज को तुम्हें एनर्जी के साथ डिवाइड करना है, तो वहां पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। बेटा यदि मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल गया, क्या मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ रेडिएशन का? यस सर। क्योंकि मेरे को पता है C इज Yes, इक्वल sir. टू F इनटू लैम्बडा, F lambda. तो लैम्बडा इज इक्वल टू F बाई C। यदि मेरे को फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल गया, तो वहां पे मैं इसको लाइट के वेलोसिटी के साथ डिवाइड करके वेवलेंथ भी निकाल सकता हूँ। तो लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्लियर हुआ ये थर्ड पोस्टुलेट बच्चों? नेक्स्ट चलो, see here the fourth postulate of your Bohr's model। बेटा बोर्स मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? The angular momentum of an electron is quantized। okay, angular momentum of an electron is quantized। okay, क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। उन्होंने बोला जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट कैन बी क्वांटाइज्ड, इसको हम क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम सबको क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्लियर है बेटा? मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अरे वही है तो, मास इनटू Yes, sir. वेलोसिटी। ओके, तो मोमेंटम इज इक्वल टू mv, इसको हम लिखते हैं p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। क्या बेटा मैं यहाँ पे मोमेंटम को यहाँ पे r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर भी लिख सकता हूँ, लीनियर फोर्स विद द डिस्टेंस, यस सर। दैट इज कॉल्ड एज योर। अरे बेटा समझ में आ रहा है? सर फिर से थोड़ा समझा दीजिए। रुको रुको रुको, यहाँ पे ये टाउ हो गया, टॉर्क हो गया, ये टॉर्क है। रुको, टॉर्क से निकलने के लिए मैंने कर दिया। रुको, एंगुलर मोमेंटम में समझा रहा हूँ फिजिक्स का कंसेप्ट में। ये कोई बच्चा एंगुलर मोमेंटम को उसको मालूम है या नहीं, तो बोलेगा सर एंगुलर मोमेंटम क्या है? देखो, सो एंगुलर मोमेंटम, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम पहले हम समझते हैं मोमेंटम। बेटा मोमेंटम क्या होता है? नॉर्मल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी होता है तुम्हारा मोमेंटम। बेटा फिर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? Omega. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसको हम लिखते हैं L। एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L L से। अभी सुनो, मेरा बात सुनो। अभी यदि ये तुम्हारा हो गया एक सरफेस, ओके, और यहाँ पे तुम्हारा एक बॉडी है इस तरीके से, यहाँ पे तुम्हारा एक बॉडी है इस तरीके से, और वो कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, ये कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है। मान लो ये तुम्हारा वेलोसिटी v से यहाँ पे मूव कर रहा है इधर, और इसका मास है m, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम हो जाता है p इज इक्वल्स टू mv। जब ये लीनियर मोशन करता है, क्या करता है बेटा? लीनियर मोशन। लेकिन यदि यही बॉडी, सेम बॉडी यहाँ पे सर्कुलर पाथ में, यदि ये सेम बॉडी यहाँ पे सर्कुलर पाथ में, मान लो मैंने यहाँ पे बॉडी को बना दिया, मान लो इसका मास है m, और ये यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे रोटेट करके यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे इसके मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ बच्चों? एंगुलर मोमेंटम को क्या होता है? जब ये आपका सर्कुलर पाथ में या रेक्टिलिनियर मोशन करता है, एक लीनियर मोशन ना करके कोई रेक्टिलिनियर मोशन करता है, नहीं तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन करता है, तो वहां पे इसको हम एंगुलर मोमेंटम के नाम से बुलाते हैं। समझ गए? Yes, sir. तो ये यदि रेडियस है तुम्हारा, ये यदि तुम्हारा रेडियस है सर्कुलर पाथ का, तो एंगुलर मोमेंटम पता है क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू r। ज्यादा क्लैरिफिकेशन तुम्हें फिजिक्स में मिलेगा, बस मैं ये बता देता हूँ लीनियर मोमेंटम का रिलेशन किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम के साथ होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, ओके, दिस mvr, ओके, mv इनटू r, तुम्हारा लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। ओके, अरे क्लियर हुआ?
देखो, so this angular momentum को लिखते हैं कैपिटल L, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L भी लिखा जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू m इंटू v इंटू r, m e मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू nh by 2 pi। दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन। यदि कोई पर्टिकुलर वैल्यू का यदि n मल्टीपल बनता है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। और यहाँ पे n का वैल्यू होगा 1 2 3 लाइक दिस। What is me? Mass of the electron. V, velocity of the electron. R, radius of the orbit in which the electron is moving. जो पर्टिकुलर रेडियस के अंदर, जो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी ऑर्बिट का रेडियस हम यहाँ पे लेंगे। तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम जो बन जाएगा MEVR, दैट विल बी NH by 2 pi। अरे समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा है? Thus an electron can move only in those orbit. Thus an electron can move only on those orbit which are the which its angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi. जो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi होगा, उसी ऑर्बिट के अंदर ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वहां पे रोटेट करेगा। क्या बच्चों आपको क्लियर हुआ? सर NH by 2 pi कैसे होया? बेटा ये पोस्टुलेट है, उन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंट से पता लग रहा है। ओके, तो सिंपली इतना याद रखो कि MVR इज इक्वल टू NH by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। हम क्या पढ़ रहे हैं? बोर्स पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हो? ये पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? जो वो दिए हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। और सेकेंड चीज, ये कैसे हो रहा है ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो सिंपली फॉर्मूला का याद रखो, क्वेश्चंस करो। यदि वो डेरिवेशन चाहिए देन इट विल बी अकर इन द +2 क्लास। ओके, जहां पे नोट्स देके पढ़ाया जाता है। +2 क्लास के अंदर इसका डेरिवेशन होगा, जो भी चीज है। लेकिन इसके बाद वाला भी जो चीज है, ये डेरिवेशन तुम्हारा नहीं चाहिए तुमको। सिंपली वहां पे फॉर्मूला याद रखना है और ट्रिक सीखना है किस तरह से क्वेश्चन को करना है। ओके, तो डोंट डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, सिंपल। ओके, तो सिंपली जितना डेरिवेशन चाहिए वो तुम्हें बता दिया जाएगा, और कैसे है, किस तरह से मैथमेटिक फॉर्म को डेरिवेशन किया जाता है। इट इज नॉट इन जो तुम्हारा एंट्रेंस का सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं आता है, क्वेश्चंस के अंदर नहीं आता है वो। ठीक है, तो सिंपली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जितना डेरिवेशन है उतना बता दिया जाएगा, लेकिन सारा डेरिवेशन नहीं चाहिए, +2 क्लास नहीं है। ठीक है, +2 के अंदर डेरिवेशन होता है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं होगा बेटा। यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चंस करो। ओके, फॉर पर्टिकुलरली और दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोग आए हो यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए। यदि जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन है तो वहां पे आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए, कुछ डेरिवेशन होता है वहां पे जेईई एडवांस के अंदर, लेकिन और जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला सीखो और क्वेश्चन करो। ओके, सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, नहीं क्वेश्चन रखते हैं उसको बाद में पूछेंगे। यदि मुझे बोलो, यदि मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4 मैं दूंगा आपको वैल्यू एंगुलर मोमेंटम का, मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का 4 वैल्यू दूंगा। आपको बोलना है कौन कौन सा वैल्यू एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए बन सकता है और इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं बन सकता। ओके, इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं बन सकता ये आपको मेरे को बोलना है। ओके, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज 3h by 2 pi, then your second option is 8 तुम्हारा ये वाला, रुको थोड़ा लिखो, 4h by pi, 4h by pi, 4h by pi, then option 3, this is your 3 by 2, 3 by 2h by pi, हाँ ये हुआ, then your 1.2h by 2 pi, okay, then your 2.5h by 2 pi, 2.5h by pi, ऐसे लिखो। तो इनमें से बोलो कौन कौन सा वैल्यू एंगुलर मोमेंटम के लिए बन सकता है। 4h by pi, 4h by pi, 3h by 2 4h by pi, 3h 4h by by pi बन सकता है या नहीं बन सकता? 3h by 2 pi, 4h by pi। अच्छा, 3h by 2 pi होगा, 4h pi भी होगा, 2.h by pi भी होगा। ये नहीं होगा, 3h by 2 pi नहीं होगा। यस सर, yes sir होगा सर। बेटा समझो,
यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला बोला गया NH/2 पाई, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 लाइक दिस इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 3 लिया है, तो इट विल बी 3h/2 पाई, और यहाँ पे 4h जो पाई है मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 8 लिया है, तो 8h/2 पाई, तो यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल होके यहाँ पे बन जाता है मेरा 4h पाई। तो ये वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1.2 मतलब 12/10, इसमें यदि लोएस्ट फॉर्म में लाओगे तो कितना हो जाएगा 6/5, तो 6h/5 into 2 पाई, तो मतलब ये जो 6/5 आ रहा है ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे जो 2.5h/पाई मैंने लिखा है, तो 2.5 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 25/10 into h/पाई, और ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 2, और ये हो जाता है मेरा 5h/2 पाई। ओके, 5h/2 पाई। बेटा यहाँ पे जो 5h/2 पाई हो रहा है ये नहीं हो सकता, हो सकता है यस सर। सर। हाँ ओके, तो ये आप लोगों ने बोला नहीं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बेटी समझी? अरे आया, सबको समझ में आया? जिसका ये डाउट Yes, sir. था, Yes, sir. Yes, sir. डाउट था वो समझ में आया? तो Yes, sir. बुझिलु झियो एई भलिया सब क्वेश्चन सुडा बना, बुझिलु कि डेरिवेशन करिया दरकार नै, डेरिवेशन प्लस 2 रे थिला, प्लस 2 रे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार थिला, एबे डेरिवेशन दरकार नै, सिंपली कांसेप्ट सीखे क्वेश्चन कर, एई भलिया देखि मुंडो चलेला भलिया क्वेश्चन पडिबो, संगे संगे तमे एटी मना कर देले जे सर नै एटा होबनी, बट क्वेश्चन ने तमारा जदी मल्टीपल ऑप्शन थिबो एटा भूल हे गला, तो सेट तोर -5 हे गला, माइनस मार्किंग थिले तोर माइनस हे जिवो, बुझुल ना? नहीं तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप रो बना, डेरिवेशन कोनो से आवश्यकता नहीं। देख, then your limitation, what are the different types of limitation of Bohr's atomic model? Okay, see here students, so Bohr's atomic model failed to explain the atomic spectrum of the atoms other than the hydrogen atom। पिला मैंने वर्तमान में जो भी देखुले बोर्स मॉडल, जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे बोर्स मॉडल के बारे में, वो सब हाइड्रोजन के लिए था, कोई दूसरे एटम के लिए उन्होंने बनाया नहीं था, ठीक है? तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Bohr's model could not give the better explanation of the hydrogen spectrum because it could not explain the spectrum when two spectral lines are very close to each other। okay, तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है और एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं, तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये था उनका दूसरा लिमिटेशन। ओके, थर्ड इज इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द Z-man effect। व्हाट इज द Z-man effect? The splitting of the spectral line under the influence of the magnetic field is called as the Z-man effect। Splitting of the spectral line under the influence of the magnetic field is called as the Z-man effect। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखना। क्या है? Splitting of the spectral line under the influence of external magnetic field। ओके, कोई एटम को लेके यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रल लाइन को यदि हम स्टडी करेंगे तो वहां पे स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होगा, ठीक है? और वो स्प्लिटिंग कांसेप्ट को हम बोलते हैं G-man इफेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसका दूसरा कांसेप्ट भी है, ये दूसरा कांसेप्ट यहाँ पे लिखा नहीं गया है स्लाइड के अंदर, लिख लो। अनदर वन इज योर स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क वन इज योर स्टार्क इफेक्ट। Okay, so what is Stark effect? Same thing, only you have to write the splitting of the spectral line under the influence of electric field। That is called as your Stark effect। Okay, तो उसको हम Stark effect बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा स्टेटमेंट के हिसाब से, डायरेक्ट पूछेगा splitting of the spectral line under the influence of the magnetic field is called as dash, मतलब dash मतलब MCQ पूछेगा, तो you have to check it G-man effect। यदि पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, then you have to say Stark effect। Okay, next is it could not explain the ability of the atom to form the molecule by chemical bond। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई बॉन्डिंग क्यों बनती है, मॉलिक्यूल क्यों बनता है, क्या एटम अकेला नहीं रह सकता, दूसरा एटम उसको क्यों चाहिए ज्वाइन होने के लिए। ओके, तो वो सा कंसेप्ट को ये बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि इसका बहुत बड़ा लिमिटेशंस है। बेटा क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से आएगा? डायरेक्ट स्टेटमेंट, आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर बोलेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोर्स मॉडल ऑफ एटम का लिमिटेशन नहीं है। तो आपको यदि लिमिटेशन नहीं मालूम होगा, देन वहां पे तुम आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसीलिए लिमिटेशन को अच्छे से याद रखना सारे स्ट्रक्चर का।
मान लो तुम्हारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसका फीचर्स क्या है, उसका ड्रॉबैक्स क्या है, जैसे यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल का, यहाँ पे उसका फीचर्स क्या है, उसका पोस्टुलेट क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, सारा चीज को एकदम अच्छे से याद रखना है। क्लियर? थ्योरी वाला पार्ट है ये सब सेकंड चीज। पॉइंट कौन कहलु बाबा? फिर सेकंड पॉइंट के बुझिलानी ये सब डबलेट टा कोन माने जिनसटी होची तू जदी एडी हमर जो देखिलेनी कि हमर लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट पी फॉन्ट यस सर बुझिलु कि नहीं? लाइमैन सीरीज रे तू कोन पाउथुलु? तोर n1 रो वैल्यू केते थिला? र मुटिके नै जाय से पिक्चर टाକୁ नै जाय। हां हां असला देख एडी जो लाइमैन सीरीज हेची बाबा, देख लाइमैन सीरीज जो हेची एडी जो हमर रहिला केते n1 अप टू n7 रो एठी जाय आसुची रेडिएशन आसुची, ताको हमें कहते लाइमैन सीरीज। तो जेते बेले तू माइक्रोस्कोप रे देखिबू, नै सॉरी माइक्रोस्कोप नो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी जेते बेले को करा जीवो, जेते बेले तू ताको ऑब्जर्व करिवू रेडिएशन गुडा को, ए तोते टोटल लाइमैन सीरीज ता तोते ए बेले देखा जीवो, गोटे लाइमैन सीरीज ता तोते गोटे बेले देखा जीवो। किंतु ता भितरे जो गोटे गोटे छोट छोट लाइन आछंती सेही जिंसटा को हमर कहआ जाउची जे स्पेक्ट्रल लाइन गुडा को हमर सेही स्प्लिटिंग करछंती, बुझुछु ना नै? गोटे स्पेक्ट्रल लाइन भितरे अनेक गुडे स्पेक्ट्रल लाइन रहउची, जेंति कि लाइमैन सीरीज ता से लाइमैन सीरीज होची गोटे, बुझुछु ना नै? से होची गोटे, ताकू जदी तू आहुरी एनालाइज करिक देखिलु स्पेक्ट्रोस्कोपी रे ताकू जूम करिक आहुरी देखिबु, ताले से आहुरी तते स्प्लिटिंग करिक एमजा तते पांचटा लाइन देखेबो। तो सेही जिंसटा को से एक्सप्लेन करि पालन जे एमति काहे कि होची, बुझिल ना नै? यस सर बस सेटा को हमर कहछि डबलेट माने जोथरे दीटा थिबो, जो सीरीज रे मोर दीटा थिबो, बुझुछ ना नै? तो यस हमें सर एटी या बाहर करछे, अन्य एटम रे अलगा प्रकार भी ए जगह तार एनालिसिस रहिबो। तो सेति पय से कहले जे गोटे स्पेक्ट्रल लाइन ने जतबे दीटा स्पेक्ट्रल लाइन मिसी के आसुची, सेटा काहे के आसुची सेटा को से बोस मॉडल एक्सप्लेन करि पाला ना, बुझिलु? यस सर ओके ओके स्टूडेंट, सी हियर अनदर एटी गोटे पिला माने अछि बोर्स मॉडल रो एटी स्लाइड रे किछटा नै, मु ताको व्हाइट बोर्ड रे पढाइबी। ओके तो पिला माने एटी जा स्लाइड रे अछि के देखि दियो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट रेडियस फेडियस रो जो कांसेप्ट अछि सेटा मु सेटी व्हाइट बोर्ड रे कहि देबी, बिकॉज़ डेरिवेशन तमे एटी बुझि परिबोनी, सेटा मु निजे सेटी करै। सी हियर हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिला माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी माने कोन? अरे मोर काली जिबार थिला ए जगह को, तथापि मु सेतरे सर्टेनिटी नाही मोर, जाई पारे न जाई पारे। अरे ठीक ना नहीं? दैट इज द थिंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी रो अर्थ कोन? नॉर्मली पिला माने बुझो अनसर्टेनिटी कहले हमें कोन बुझिबा? अनसर्टेनिटी माने गोटे जिंसर जोटा पॉसिबिलिटी नाही बा पॉसिबिलिटी कम अछि, तो सेही जिंसटा हमें कहूचे अनसर्टेनिटी। ठीक कहली ना भूल कहली? ओके पिला माने Yes, बुझि sir. पाछ अनसर्टेनिटी रो अर्थ कोन? यस सर। तो पिला माने अनसर्टेनिटी रो अर्थ होला गोटे जिंसर चांस बहुत कम अछि किबा गोटे जिंसर चांस मूलर नाही, वेरी लेस चांस होता है वहां पे। तो वैसे यहाँ पे हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? किसका चांस कम है, किसका चांस होने की जीरो है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हेजेनबर्ग जो थे साइंटिस्ट वर्नर हेजेनबर्ग इन 1927 डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से it is impossible, it is not possible to determine simultaneously both the exact position and exact momentum of an electron। तो बेटा मान लो ये हो गया मेरा न्यूक्लियस और ये हो गया मेरा ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी यहाँ पे v दिया गया है, ठीक है? तो मान लो इसका पोजीशन यहाँ पे इस तरीके से है। तो हेजेनबर्ग जी ने बोला कि वही जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लो अभी बजा है 10:45 मिनट 10:45, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम मींस p is equals to m into v, mass of the electron into its velocity will represent the momentum of that electron। तो मैं अभी 10:45 में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को भी और उसके मोमेंटम को भी, कहां पे ये है और उसका मोमेंटम क्या है, दोनों चीज को एक साथ मैं मेजर करने वाला हूं और एक्यूरेटली मेजर करने वाला हूं। लेकिन हेजेनबर्ग ने बोला भाई तुम नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल, और उस स्मॉल पार्टिकल का एक टाइम के अंदर दोनों चीज मोमेंटम और पोजीशन दोनों को
एक समय में एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, और उसको हम बोलते हैं हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे क्लियर हुआ? यस सर। सर क्या बोला मैंने? यदि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में तुम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। दोनों को एक साथ सही चीज में सही मायना में, हिंदी में बोलते हैं सही मायना में, करेक्टली दोनों चीज को एक साथ तुम मेजर नहीं कर सकते। यदि तुम मोमेंटम को मेजर करोगे, यदि तुम मोमेंटम को मेजर कर रहे हो तो वहां पे जो तुम्हारा पोजीशन है वो अनसर्टन हो जाता है, उसको तुम ठीक से नहीं बोल सकते। मतलब तुम दो चीज को एक साथ लेके नहीं चल सकते, एक चीज को एक साथ लेके चल सकते हो। मान लो अभी 10:45 हुआ है, 10:45 हुआ है और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? मोमेंटम। तो मोमेंटम को मैं मेजर करूंगा तो वहां पे मेरा जो पोजीशन है वो अनसर्टन हो जाएगा, वो अनसर्टन हो जाएगा। क्लियर? और यदि मैं पोजीशन को मेजर कर रहा हूं तो वहां पे मेरा मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा समझ में आया या नहीं? सिंपल कंसेप्ट। क्या यस बोलोगे? सर। आगे में कोई भी यदि पूछेगा तुम्हें हेजेनबर्ग्स, बेटा तुमने एक साल प्रिपरेशन करवा दिया, क्या है हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तुम उनको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाओगे? सर देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन जब घूमता है उसका एक वेलोसिटी भी होगा, यदि वेलोसिटी है उसका मोमेंटम भी होगा, और एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन भी होगा। ओके, तो हेजेनबर्ग जी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर टाइम में यदि तुम मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो, देन इट इज इम्पॉसिबल। उसको हम मेजर नहीं कर सकते, दोनों चीज को एक साथ में एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। यदि तुम एक चीज को सही मायना में वहां पे मेजर करोगे तो दूसरा चीज वहां पे अनसर्टन हो जाएगा। क्लियर? एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सो दिस इज द थिंग। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। बेटा मैथमेटिकल रिलेशन क्या बोलता है? हेजेनबर्ग जी ने एक क्वांटिटेटिवली एक रिलेशन भी दिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए। सो दैट इज योर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। डेल्टा पी, यहाँ पे जो डेल्टा पी एक्स लिखा गया है, सिंपली यहाँ पे आप डेल्टा पी से भी इसको बोल सकते हो। यहाँ पे जो डेल्टा पी एक्स लिखा गया है, इट्स शोइंग द चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग में तुम्हारा मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है उसको तो वो बोल रहे हैं डेल्टा पी एक्स। ओके, और ये हो गया तुम्हारा डेल्टा एक्स। So delta x, that is the uncertainty in the position. Delta px, that is your uncertainty in the momentum. It will be greater than equal to h by 4 pi. इसका जो वैल्यू है उसको यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे then it will be greater than equal to h by 4 pi. अरे क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। डेल्टा पी एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स रखा और यहाँ पे डेल्टा पी एक्स को मैंने लिख लिया डेल्टा एम। यहाँ पे अच्छा होता है इस तरीके से लिखता तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स को मैं लिखूंगा यहाँ पे एम इंटू डेल्टा वी एक्स, क्योंकि मास जो है वो तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी अनसर्टन होगा। समझ गए? इसीलिए मैंने यहाँ पे m लिख लिया, डेल्टा नहीं लिखा। उसके बाद डेल्टा x एंड देन डेल्टा वी एक्स, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi into m। सो तुम्हें ये जो डेल्टा वी एक्स है, दैट इज योर अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। दिस इज योर डेल्टा पी एक्स, दिस इज योर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, दिस इज योर डेल्टा एक्स, दिस इज योर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अरे क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ सर। Yes, बच्चों? sir. ओके, तो यहाँ पे एक काम करना, ये जो h by 4 पाई है, h by 4 पाई, ये इसका वैल्यू कितना होगा? 6.62 इंटू 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। अरे होगा ना? अरे होगा Yes, तो? sir. Yes, sir. इसको कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है? 6.62 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 कितना आ रहा है बोलो मेरे को फर्स्ट।
केते आसिला 5.19 5.19 yes sir अच्छा 5.19 into 10 to the power minus 34 एतिकी तो Yes, sir. sir yes sir okay so 5.19 into 10 to the power minus 34 or you can take 5.2 into 10 to the power minus 34 अरे ठीक ना नहीं yes sir मल्टीप्लाई करी ठीक से कहू तो yes sir देख काहे एटा कहिली कारण पिला माने जेतबेले तुमको एग्जाम रे एबेला क्वेश्चन पचारिबो जेहेतु एटी h 4 पाई अछि टिके कैलकुलेशन रे लेंदी हबो तो तुम माने कोन करिवो ऑलरेडी h बाय 4 पाई टाको बाहर करके मन रखिता तो डायरेक्ट जेतबेले तुमको क्वेश्चन पचारिबो तुम डायरेक्टली एथरे डिवाइड करके आंसर टा कहि परिबो बुझियला तो तुम कोन मन रखिबो डेल्टा x इनटू डेल्टा px इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू केते होची पिला माने 5.2 5.2 to 10 to the minus 30 power minus 34 ओके अरे मन नेला तो yes sir Yes, sir. so that question डायरेक्ट पचले त माने करि परिबो ओके टिके रो मोदी देखुची गोटे जदी क्वेश्चन थिबो गोटे करे देले बुझी परिबो त माने वेट टिके जस्ट तमरो बेसिक क्वेश्चन गुडा तमरो हेतला तो बॉन्डिंग रे ऑक्टेट फॉक्टेट गुडा जानि न की बॉन्डिंग रो मु तो पढेइबी बाकी मु कहउथली मैनेज करि पालन से क्वेश्चन गुडा जो पके देले आज तो तुम टेस्ट रो क्वेश्चन आसी जाइथिबो किंतु एटा पढो पढो पुनी एथरे टाइम लागिलान टिके आज तो टेस्ट सारी देबी एटाको किंतु भाबुथली टिके पढे देथानी ऑक्टेट फॉक्टेट जे सो दैट तुम माने करि पारथांदा देखियो हम कथा होची क्वेश्चन जे चेंज करि हबो हम करकिन ताको पकेइबो ओके टारगेट थिला जे सरी जीवो बाकी टिके टाइम लागिला ओके सेति पई सॉरी तो माने टिके देखो ताको टिके डिवीजन बॉक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं टिके रहो बाबा क्वेश्चन उडे देखो जे हेई परियो करे देबे अरे जा पढोची बुझी परछो तो ना बाउंस होची yes sir बुझुज बुझियोस तो क्लियरली आज्ञा sir आगुर एंड क्लियर हेइतला ना sir टिके क्लियर करी सेट पई एटा होची डिफरेंस टिके प्लस 2 क्लास भीतर एटा भीतर बुझियो जे नहीं प्लस 2 क्लास रे जे तमर बडो कोर्स थाए डेरिवेशन सोडा थाए सेट पई गोटे करी सब गुडा कहिया को पड़े नहले पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन लेखला हैरान हेबे किंतु ए जगह रे तुमको डायरेक्ट कांसेप्ट को होची आ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स रो क्वेश्चन हम करौची तो सेट पई ए जगह रे किछि प्रॉब्लम होबन ओके अच्छा डेल्टा x इनटू डेल्टा p हां मिलला चलो पिला माने लेखो गोटे क्वेश्चन लेखो राइट डाउन वन क्वेश्चन ठीक है हमर व्हाइट बोर्ड चलो सर ये जो फॉर्मूला लिखिले 5.2 into 10 to the minus 35 हो हां कोन हला बको सो ये जो फॉर्मूला लिखिले 4 h by 4 रो सेटा हो 5.2 into 10 to the minus 35 10 to the minus 35 यस सर अरे तमे एला मु लिखि देली तेरा ने कोइ थंदा मु कैलकुलेशन कोन करि देखो मु सेटा तमन पे इजी हो बोली मु कहले कैलकुलेशन कर मन रखो अरे केते कोन 5.34 ना 35 होउची साहिल ना ब्रजेश्वर yes sir ठीक कहि देला अरे आंसर तमे डिवाइड कर ठीक से कहबो ना हो मु कोन डिवीजन को तमन डिवीजन ना कहउ जोली मु लिखि देली सेटा ना पिला डिवीजन टा 5.19 हेतला हां 5.19 10 टू द पावर केते सर डिवीजन टा 5.19 केबे हेबनी सेटा तो माने बेटा डिनोमिनेटर मो डिवीजन पचारची केमिति होबन मते एक्सप्लेन करना डिवीजन केते हला नले मु एडी डिवीजन करी 0.52 सिंपली गोटे डिवीजन पचरा जाउची से 15 प्रकार तादे इशू आलानी देखो क्वेश्चन देखो गोटे डिवीजन टा ठीक से कहू न आ नले मु निजे डिवीजन करके लिखिबी हो करो सेतरे पुनी ये करान 10 फाइनल 35 से कोजी 1.9 ये करान कोन खडा हबोनी लागे ए माइक्रोस्कोप सिंपली के मन रखिया दरकार नहीं सिंपली एग्जाम हमर क्वेश्चन डिवीजन करी त माने करो h by 4 पे डिवीजन करो सेठी कैलकुलेशन करो देखो ए माइक्रोस्कोप using suitable photons is employed to locate
an electron in an atom, to employ an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the uncertainty certainty involved in the measurement of its velocity. Yes, पिला माने क्वेश्चन टा किछि ए भलिया देछि. ओके, क्वेश्चन टा के भलिया दिया जाइछि. ए भलिया त माने क्वेश्चन भी पाइबो एंट्रेंस रे. Okay, so question दिया गया है यहाँ पे, microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. कितने distance रे? 0.1 angstrom distance रे. क्वेश्चन को बुझो. 0.1 angstrom दे देला तुम्हारा distance. 0.1 angstrom distance भीतर है. So what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तामने तुमको कोटा पचाची. Delta V टा. अरे तुमको डेल्टा v टा पचारी क्वेश्चन रे. ओके, डेल्टा v टा पचारी तुमको डिस्टेंस ता दे देची. दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द डिस्टेंस. पिला मन जो डिस्टेंस ता देची जे एतिकी डिस्टेंस भीतर मु एटम रे इलेक्ट्रॉन टा को लोकेट करि परिबी. दैट थिंग इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज योर डेल्टा x. हियर इट इज इक्वल्स टू 0.1 एंगस्ट्रॉम. सो दैट इज योर 0.1. समस्त को पिला माने SI यूनिट रे कन्वर्ट करिवो. So it will be 0.1 into 10 to the power minus 10 meter. So it will be 10 to the power minus 11 meter. Okay, so it will be 10 to the power minus 11 meter. Then पिला माने मोर formula कौन कहूची मते जे delta p into delta x is greater than equal to h by 4 pi. आउ greater than equal to दबा दरकार नहीं, simply equal दे करो. So delta p into delta is greater than equal to h by 4 pi. तो इस जगह मु delta p टा को लिखि परिबी m into delta v into delta x is greater than equal to h by 4 pi. तो ये जगह रे मोर डेल्टा v टा पिला माने केते हे जिवो. डेल्टा v जोटा कि मते बाहर करिवार अछि सेटा केते हे जिवो. मु एठी लिखुची, इनके जागा जेतो नाही मु एठी लिखि दोची. देखो, so that delta v is equals to h by 4 pi m into delta x. h by 4 pi m into delta x. तो पिला माने समस्तंगर वैल्यू दिया जाई छी, जस्ट को एठी पुट करके ना बाहर करिवार अछि. हम बुझियला, समस्तंगर वैल्यू दे दिया जाई छी, हमको एठी पुट करके वैल्यू टा को बाहर करिवार अछि. सर 5.79 into 10 to the power 6 meter second inverse. अच्छा, ठीक अछि, मु करे रह नले सी पुनी आउतरे इशू हबो कोठी कोन भूल भाल हबो. डेल्टा v is equal to h by 4 pi into m into delta x. तो पिला माने h रो वैल्यू टा केते 6.62 into 10 to the power minus 34. Okay, so that is the unit रहला हमर जूल सेकंड रहला एटा SI unit रे divided by एको डिवीजन करिबा 4 pi सहित. So it will be 4 into pi रो वैल्यू रहला हमर केते 3.14. pi रो वैल्यू रहला 3.14. then your mass केते पिला माने कहारो मास ता नेबा इलेक्ट्रॉन रो, कारण इलेक्ट्रॉन पोजीशन टा को हमें देखुचे. तो इलेक्ट्रॉन रो मास ता केते 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. अरे ठीक ना नहीं? Yes sir. कितने नंबर तो ना ग्राम रे? Sir kg. हाँ, very good. SI यूनिट राम को ना बारा चोबा. Okay, so this is in your kg. बाकी रहला हमर कोन ना delta x into delta x. पिला मन delta x ता केते भाला 10 to the power minus 11 meter. So it will be 10 to the power minus 11. तो पिला मन ये रहला तमर टोटल वैल्यू एको हमको वर्तन कैलकुलेट करिवार अछि. ओके, तो ये रहला तमर टोटल वैल्यू एकदम कैलकुलेट करियर अछि. 6.62 into 10 to the minus 34, 4 into 3.14 into 9.1 and this much. तो पिला माने याकू कैलकुलेट करिया में प्रथमे कोन करिवो ना जो 10 रो जो पावर गुडा अछि, 10 रो जो एडी पावर रहला ए जो पावर गुडा को प्रथमे ताकू सॉल्व कर दियो. प्रथमे ताकू सॉल्व कर दियो. सॉल्व करि साला परे तापर हमर जो नंबर गुडा अछि ताकू सॉल्व करिवो. ए नंबर गुडा तो याकू जदी सॉल्व करलो तमे
according to my material answer, it will be 5.79 into 10 to the power 6 meter per second. एतिक आछि? Yes sir. Yes sir. ओके तो ताको किछि h/4 बाय मन रखिया दरकार नै निजे डिवाइड करी मन रखियो कतो जदि रखियो अदरवाइज सिंपली फार्मूला ला डेल्टा p into डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई So formula जदि तो h/4 पाई ता मन रखिथिबो ताले एठी तमे डायरेक्टली ताको डिवाइड करी बाहर करि परिबो अदरवाइज पुनी एठी ताको कैलकुलेशन करिया नै आहुरी अधिक समय दरकार सेही जिंसो सेही कांसेप्ट कोलु जे मन रखि दियो बाकी सेतरे कोन कहलो 5.19 होउनी से होउनी त तम निजे ताको डिवाइड करी मन रखिबो ये रहला तमरो गोटे क्वेश्चन पिलाना आ गोटे करो calculate the uncertainty write down the question number 2 calculate the uncertainty in the velocity, that is your delta v of a wagon of mass 3000 kg whose position is known to an accuracy of plus minus 10 picometer. This is the question. You have to calculate the delta v of a wagon of mass 3000 kg which position is known to an accuracy of plus minus 10 picometer. ओके तो तमरो जो चेंज हबो पोजीशन ता से कहूची जे पोजीशन ता जो चेंज हबो सेटा +10 रो -10 ए भीतर रहइबो दैट इज द रेंज तो दिस इज योर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन तो पिला माने एटी कोन अछि क्वेश्चन ने कोन दे देइची एम दे देइची मास गिवन तो मास इज इक्वल टू 3000 kg आ तमको एटी पोजीशन अनसर्टेनिटी केते देइची दैट इज योर डेल्टा x इज इक्वल टू +-10 पिकोमीटर दैट इज योर केते हबो ओनली 10 पिकोमीटर ने कैलकुलेशन करिवो. So it is your 10 into 10 to the power -12. So it will be 10 to the power -11 meter. Okay, so m de dela delta x de dela, you have to calculate the delta v uncertain in the velocity. So it will be h by 4 pi m into delta x. Simply calculate karibo answer बाहर करिवो. हबो करि हबो एम दिया? Yes sir. Okay. So this is the thing. चलो बुझी पालो समस्त हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चन सब करि परिबो अटेंड करिथिलो क्या करू अटेंड करिथिलो ए सब क्वेश्चन होबा No sir. करिवो आराम से करिवो जे डाउट हो मत पचाइबो हला Yes sir. एटी त मु दे देती किछटा क्वेश्चन जे ओके भलो भलो क्वेश्चंस अछि किछटा सर हां कह सर ये पीडीएफ टा आज सेंड कर दो एटी ए पीडीएफ टा बाबा एटा पीडीएफ टा हमर स्लाइड टा बुझिलो की अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर देइनी कि से देइनी पीडीएफ वगैरह कि देइनी No sir. ना ये चैप्टर सरला पर मिलियो ओके आज चैप्टर सार देबी चैप्टर सरला पर क्वेश्चन भी देबी और ये आसा येटा भी दे देबी नोट्स भी दे देबी पढ़ियो तुम ओके सो दिस इज रहला तमर टोटल एंड रहला बाकी रह गेला तमर रेडियस ऑफ एनर्जी सेटा हम एठी डिस्कस करबा व्हाइट बोर्ड रे से ठीक आसो एठी नोट्स रे सेटा नाही हम सेटा को डिस्कस करबा तो पिला माने बोर्स पोस्टुलेट रे केमिति हमर सब रेडियस कैलकुलेट करा हबो केमिति हमर एनर्जी कैलकुलेट करा हबो से सब विषय रे हमर बोर्स मॉडल रे क्वांटिटेटिवली ताको सब रिलेशन बाहर करके दिया जाईची ताको हम सब सेठी करबा बुझियाला तो पिला माने बोर्स मॉडल रे बोर कहिले जदि गोटे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट रे बुलुची ताल तार रेडियस ता केते हबो ताल तार वेलोसिटी ता केते हबो तार एनर्जी केते हबो सेति पे से सब विभिन्न प्रकार फार्मूला सब बाहर करके देले अरे ठीक ना नाही बुझी परछ तो पिला माने गोटे जिंस खाली तम मानको एठी कहि देबी बाकी और डेरिवेशन करबिनी तम मान निजे तमरो करिवो बुझी होची गोटे जिंस जाको डेरिवेशन दरकार से तन निजे करिवो खाली बतै दोची केमिति करिवो अदरवाइज पिला माने कहबे सर खाली एमति कहि देई चलियो देखो सो पिला माने ये रहिला तमरो ऑर्बिट एटा जदि रहिला तमरो न्यूक्लियस एठी रहिला तमरो इलेक्ट्रॉन सेंटर रहिला तमरो न्यूक्लियस सराउंडिंग रे ऑर्बिट रे तमरो इलेक्ट्रॉन बुलुची तो पिला माने माने जानिथिबो जतबेले गोटे बॉडी सर्कुलर मोशन करे गोटे पर्टिकुलर फोर्स सेठी काम करे गोटे पर्टिकुलर फोर्स जदि न रहिबो ताहाले गोटे बॉडी सर्कुलर मोशन करि परिबोनी
तो गोटे बॉडी को जेतबेला हमें घुराउचे सर्कुलर मोशन कराउचे तो को फोर्स ता सिटी लागुची दैट इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीपेटल ओके सेंट्रीपेटल फोर्स जो सेंट्रीपेटल फोर्स ता कोन करूची जो सर्कुलर माने पाथ रे जो बॉडीटा बुलुची से बॉडीटा को सेंटर आडू टाणी की रखुची सो दैट बॉडीटा मोर सर्कुलर मोशन सेठी करि परिबो so that is called as your centripetal force okay that is called as your centripetal force f centripetal ताको हमर centripetal force बोली पिला माने कोआ जाय बुझियला तो से centripetal force ता एठी इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची ता माने एठी भी centripetal force थिबो तो पिला माने देखो वर्तमान जो इलेक्ट्रॉन एटा जोडे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एवं मोर जो न्यूक्लियस रहला सेटा हो मोर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस भितर कोन रहइबो attraction force electrostatic attraction force अरे ठीक ना नहीं बुझी पालो तो यांक भितर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोडा हमें कहउछ सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गोटे रहिबो पॉजिटिव चार्ज एवं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भितर सेही जो फोर्स ता रहिला अट्रैक्शन फोर्स सेहीटा हमर सेंट्रीपेटल फोर्स को क्रिएट करैबो बुझी परछ ना नहीं जो अट्रैक्शन फोर्स ता रहिबो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भितर सेही अट्रैक्शन फोर्स ता हमको एटी सेंट्रीपेटल फोर्स आकार रे काम दबो जोथि पई इलेक्ट्रॉन दा न्यूक्लियस चारिपटे सर्कुलर ऑर्बिट रे बुली परिबो ओके अरे बुझियला ना नहीं तो पिला माने Yes, फोर्स sir. ता केतो हबो F इलेक्ट्रोस्टैटिक F 1 by 4 pi epsilon 1 by 4 pi epsilon naught into the multiplication of the charge पिला माने इलेक्ट्रॉन E. चार्ज हला E into न्यूक्लियस चार्ज केतो हबो पिला माने न्यूक्लियस चार्ज काहे के आसे बिकॉज़ ऑफ द प्रोटॉन यदि गोटे प्रोटॉन चार्ज यदि ई हुए यदि गोटे प्रोटॉन चार्ज यदि ई हुए ताहले न्यूक्लियस भीतर केतेटा प्रोटॉन रहिबो Z number of protons. जेतिकी तार एटॉमिक नंबर जेतिकी एटम रा एटॉमिक नंबर सेतिकीटा प्रोटॉन रहिबो ऑलरेडी पढै सारची ओके Yes, तो पिला sir. माने न्यूक्लियस ऊपर चार्ज केते ही जीवो ताले यदि गोटे प्रोटॉन चार्ज हला ई ताले z नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज कितना हो जाएगा z into E। ZD. तो यहाँ पे लिखो E into Z into E डिवाइडेड बाई ये उनका बीच का जो डिस्टेंस है क्या हम उसको रेडियस बोल सकते हैं तो दिस इज योर r square so this is your electrostatic force and here centripetal force it is equals to m v square divided by r अरे ठीक है नहीं Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वल है F सेंट्रीपेटल इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक F सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इक्वल रहेगा ओके तो यहाँ पे इक्वेट करके तुम रेडियस का वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं ओके रेडियस का वैल्यू निकाल पाओगे डेरिवेशन के बीच में ये वाला तुम्हें रिक्वायरमेंट रहेगा बहुत सारे जो फॉर्मूला है वहां पे डेरिवेशन के लिए इसको तुम यूज करोगे इसको यूज करोगे और एक दूसरा चीज है जो हमने पोस्टुलेट के अंदर पढ़ा दैट द एंगुलर मोमेंटम mvr इट इज इक्वल्स टू nh by 2 pi ये तीन चीज को तुम यूज करके सारे फॉर्मूला को डेराइव करो ओके ये रहा तुम्हारा 1 ये रहा तुम्हारा 2 ये रहा तुम्हारा 3 ये तीनों चीज को मिला के तुम्हें सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है क्लियर सर हां बच्चा सर से E into Z इटा सर आउट रे कह दियंते बेटा गोटे न्यूक्लियस भितर हमर की अछि प्रोटॉन अरे आगे न्यूक्लियस रो चार्ज ता काहे गेसे प्रोटॉन पय आसे प्रोटॉन पाएंगे प्रोटॉन ता गोटे पॉजिटिव चार्ज ता बॉडीटा तो प्रोटॉन जदी चार्ज ता हमर केते इलेक्ट्रॉन चार्ज से तो समान आगे बड़ पॉजिटिव नले क्वांटिटी तो सेम ना आगे आगे सर तो प्रोटॉन चार्ज ता भी सही ई हबो आगे एवं जदी गोटे प्रोटॉन चार्ज जदी ई हैला जदी मु जानि देबी जे न्यूक्लियस भितरे मोर केतेटा प्रोटॉन अछि ताले मु टोटल चार्ज ता बाहर करि परिबि ना नै आगे तो वर्तमान कह गोटे न्यूक्लियस भितरे केतेटा प्रोटॉन रही पारिबो जेति की गोटे एटम रो एटॉमिक नंबर सेति की तार प्रोटॉन नंबर ना नै आगे तो जदी गोटे एटम रो एटॉमिक नंबर ता z हुए ताले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रो चार्ज ता z into e होबो ना नै आगे सर कैसे पूछेल सर क्या लिखा है बुझियला आगे so this is the thing this is the concept this is your f centripetal this is your f electrostatic this is your f electrostatic is equal to f centripetal ताकू यूज करिवो then mvr is equal to nh by 2 pi ताकू यूज करिवो बुझि पालु ब्रजेश्वर साहिल बुझियला यस सर आगे सर कलीम यस सर बुझि पालु बाबा if Yes, theta sir. बुझियला झियो
यस सर। श्वेता, अनुसुया, बुझी पाते तो समझते हैं? यस सर। ओके, तो बच्चों थोड़ा आज के लिए इतना रखते हैं। ये जो तुम्हारा रेडियस वगैरह कंसेप्ट है इसको थोड़ा कल मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा क्लास वहाँ पे शेड्यूल है, थोड़ा जाना पड़ेगा। 11:05 हो चुके, नहीं तो थोड़ा 10-15 मिनट पढ़ा देता। लेकिन सुनो बच्चों, आज का तुम्हारा एग्जाम के अंदर वही ऑक्टेट रूल के कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चंस आएगा भी, तो थोड़ा आज उसको मैनेज कर दो। कल मैं उसको टोटल कंप्लीट पढ़ा दूंगा, देन वी विल डू दैट क्वेश्चन, तो तुम उस क्वेश्चंस को कंफर्टेबली कर पाओगे। ठीक है? यस तो सर। वन डे यदि तुम्हारा आज एग्जाम जो है केमिस्ट्री का, उसको थोड़ा मैनेज कर लो। जो भी क्वेश्चंस आएगा थोड़ा ट्राई करो करने के लिए। यदि नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा एग्जाम एटॉमिक स्ट्रक्चर और बेसिक कांसेप्ट से हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हारा पीरियोडिक टेबल से भी। इसीलिए हम बॉन्डिंग से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं तो आप लोग सब बोर हो जाओगे, क्योंकि एक जो वीक तुम्हारा क्लास बंद हो गया, इसीलिए कोर्स थोड़ा पीछे चला गया। ओके, इसीलिए तुम्हारा एग्जाम ठीक से वहां पे इधर उधर हुआ। नहीं तो थोड़ा आज चीज मैनेज कर लो। कल जो मैं तुम्हारा क्लास है, आई थिंक कल नहीं परसों तुम्हारा क्लास है, तो जो क्लास रहेगा उसमें तुम्हारा बॉन्डिंग का मैक्सिमम पोर्शन में पढ़ा दूंगा, सो दैट यू विल डू दैट क्वेश्चंस। तुम्हारा एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएगा तुम उसको कंफर्टेबली कर पाओगे। ओके? यस सर। अरे अनुष्या बुझी पालु तो खाली अनुष्या बोले पचारतला ग्रुप रे नहीं? नो सर। ଆଉ କିଏ ନା ତାହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାର? ପଚାରୁଥିଲି ସୁକନ୍ୟା। ସୁକନ୍ୟା, ସୁକନ୍ୟା, ଅନୁଷ୍ୟା, ଏସବୁ ୱାଇ ୱାଇ ନାଁ ଗୁଡା ସବୁ ଏକାଠି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ନାଁ ଗୁଡା ଜଣା ପଡୁନି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ସୁକନ୍ୟା? ବୁଝିଲୁ? ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ଟେଟ ରୁଲ ର କନସେପ୍ଟ ରୁ ଯାହା ବି क्वेश्चन ଅଛି ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କର, କାରଣ ऑलरेडी ବହୁତ ସାରା एग्जाम ହେଇ ଯାଇଥିଲା पीरियोडिक टेबल ଆଉ बॉन्डिंग ଆମର एटॉमिक स्ट्रक्चर ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ତମର କିଛିଟା ସେଇଥିରୁ बॉन्डिंग ରୁ बेसिक क्वेश्चन ପକେଇବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସो दैट ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ सोमवार ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇ ପାରିବି बॉन्डिंग ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ତମର ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ शेड्यूल ରେ ମୋର ଆଜି କ୍ଲାସ ଅଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦିଅ ଆଜିର एग्जाम ଟାକୁ। नेक्स्ट क्लास ରେ ତମର बॉन्डिंग ର ମୁଁ मैक्सिमम पढ़େଇ देबी, सो दैट ତମମାନେ କରି ପାରିବ। ଆଉ यार नोट ଟା ଆଉ यार क्वेश्चंस ମୁଁ सेंड कर देबी ग्रुप रे आज सुधा, ହେଲା? ଯାହା Yes, ପଢା sir. ହେଲା ବୁଝି ପାରିଲ ନା? କାର କୋन डाउट रहला पचारो। यस सर, बुझेला। ବୁଝିହେଲା। ये एटॉमिक बर्तन एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हवा को जाउची। आज पर्यंत पिला माने तमाने सब बहुत प्रकार क्वेश्चन अटेंड करिवनी, बहुत प्रकार मटेरियल, बहुत प्रकार बुक रो तमाने सब क्वेश्चन करिवनी। किए कंफर्टेबल फील करूने कि क्वेश्चन रे जे नाही सर जोटा पढाइचंदी से क्वेश्चन टा सेही कांसेप्ट रो यूज हेई पारनी, आ मते किछि कांसेप्ट दरकार कि सेटा फील करछि। जदी को मु सेत पय स्पेशली किछि करिबि जिंसडा। एनीवन, जदि तमे कोनोसी बुक रो भी क्वेश्चन पाउचो, कंफर्टेबली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि पारछो ना करि पारनो? 100% कहबिनी, 80%। 80% रे तम सिलेक्शन हे जिवो। तो मिनिमम 80 रो 90% क्वेश्चन तमने अटेंड करि पारछो कि सब प्रकार मटेरियल और बुक रो? यस सर। सो दैट तमे जानो जे तमरो प्रिपरेशन ठीक पोजीशन रे अछि, तम प्रिपरेशन बर्तन ओके अछि। जो जगह रे तमरो बही रो क्वेश्चन हबनी कांसेप्ट को यूज करके ना, सेही जगह रे तमे आसीबो जे नाही सर काम होउनी, आपण आउट ए कोन कांसेप्ट दियंतु नले क्वेश्चन हेई पाउ। आ ए बळा कंडीशन केबे हबनी। ओके, तो चेष्टा करा जिवो जेमति जे पिला मानकर कोनोस प्रॉब्लम न हो। सब प्रकार बुक रो तमाने जहा भी करूचो, सब प्रकार बुक रो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करि परिबो पढाई साला पर क्लास रे। तो गोटे क्लास रे मो रेडियस फेडियस रो सब क्वेश्चंस रा बतै देबी, सेही ऊपर ही तमरो क्वेश्चंस आसे। ओके, गोटे ला क्वांटम मैकेनिक्स, तमरो जो क्वांटम नंबर आ तमरो रहला एडी बोर मॉडल रो रेडियस एनर्जी कांसेप्ट रो, एठु ही तमरो एंट्रेंस रो मैक्सिमम क्वेश्चन पचारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम रे। तो ताकू कवर कर देला परे, मु भाबुची प्रीवियस ईयर रो मैक्सिमम क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार बुक रो क्वेश्चन